एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना पार्ट सेकेंड। हमने एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट की थी, वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था क्या कि पहली वीडियोस में हमने देखा था कि क्या होता है फ्लावर्स और जो है कि उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है। उसके बाद हमने बहुत सारे से टर्म्स डिस्कस किए थे, हर्माफ्रोडाइट्स क्या होता है और जो है कि बाइसेक्सुअल्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल्स क्या होते हैं, फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल्स और फिर उसके बाद स्टेमन के पार्ट जैसे एंथर और जो है कि फिलामेंट्स और फिर उसके बाद गाइनोशियम या कार्पल्स के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था और हमने एक ओवरव्यू भी लिया था कि हमको कंप्लीट चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इस रिकैप्चुलेशन के बाद, इस थोड़े से रिकैप के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, जो एंजियोस्पर्मिंग में या कह सकते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एंड्रोशियम डिस्कस करने वाले हैं कि एंड्रोशियम क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे मतलब बाहर की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। उसके बाद हम लोग इसके सेक्शन को कट करेंगे, मतलब इसके ट्रांसफर सेक्शन को कट करेंगे और देखेंगे किसमें कौन कौन से मतलब किन की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसमें टिश्यूज कैसे अरेंज होती हैं, क्या क्या कौन कौन से लेयर्स होते हैं। उसके अंदर जो हमारा मेन काम है, जो हमें मेन चीज पढ़नी है कि हमको यहाँ से क्या लेना है, मेल गैमेट्स लेना है। मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, पोलन लेना है। तो पोलन का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा, कब जो है मियोसिस होगी कि हमारा जो पोलन था जो डिप्लॉइड था वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगा। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग जो है कि लास्ट तक बने रहिए, आपको डेफिनेटली ये टॉपिक से जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो एंड्रोशियम ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम का जो कोई एक सिंगल यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टेमन। मतलब कि एक फ्लावर में एक से ज्यादा स्टेमन हो सकते हैं, एक फ्लावर में एक से ज्यादा स्टेमन हो सकते हैं और उस स्टेमन के जो ग्रुप होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस स्टेमन के ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अभी तक हम लोग इसे क्या कह रहे थे, अभी तक हम लोग इसे एंथ्रीडिया कह रहे थे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। लेकिन अब हम इसे एंड्रोशियम और कार्पल्स या फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसकी यूनिट कहलाती है स्टेमन। आपको पता है कि जब बहुत सारे स्टेमन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम। एक फ्लावर में जितने भी स्टेमन्स रहेंगे वो सारे कलेक्टिवली क्या कहे जाएंगे, एंड्रोशियम कहे जाएंगे। और कोई एक पर्टिकुलरली जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा जिसके पास क्या होगा, जिसके पास एक एंथर होगा, वो बाइलोब्ड भी हो सकता है या यूनिलोब्ड भी हो सकता है। हमारे पास एक एंथर होगा, उस एंथर के साथ क्या लगा होगा, एक फिलामेंट्स लगी होगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्टेमन। ये स्टेमन क्या होगा, ये स्टेमन आपके जो थैलेमस है आपका, जो जहां पे लीफ, जहां पे फ्लावर जो है अटैच्ड है वहां पे जुड़ा रहेगा। अच्छा, तो ये बात छोड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ्लावर का फॉर्मेशन होता कैसे है, फ्लावर आखिर में होता क्या है। ये बात तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं बताई। तो चलिए एक बार बोर्ड्स पे चलते हैं, कहीं खाली स्लाइड्स पे, और उसके बाद आपको वहां पे मैं बताती हूँ। देखिए, फ्लावर है क्या एक्चुअल में, फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम या कह सकते हैं मॉडिफाइड लीफ होती है। मॉडिफाइड क्या है, स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। होता क्या है एक्चुअल में, आपने अगर नॉर्मली कभी स्टेम को ध्यान से देखा होगा तो क्या होते हैं कि हमारे इस तरीके से स्टेम होती है, सीधी सीधी लाइंस होती हैं और उस लाइन में क्या होता है कि कहीं कहीं पे इस तरीके से थोड़े थोड़े से मार्क जैसे बने होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे मार्क्स बने होते हैं और इसी मार्क से आपके क्या होते हैं, लीफ ओरिजिनेट होते हैं। इसी मार्क से आपके स्टेम जो है ब्रांचेज ओरिजिनेट होती हैं और यहीं से इसी सब मार्क से आपको क्या है, अलग अलग चीजें जो आपकी ओरिजिनेट होती है वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है जो दोनों मार्क के बीच में प्रेजेंट है, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं कि ये वाला हिस्सा क्या है, ये है इंटरनोड। ये क्या है, इंटरनोड।
इतनी बात तो आपको पता होगी। और जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, जहाँ से चीज़ें मतलब कि जहाँ से ब्रांच, जहाँ से लीव, जहाँ से फ्लावर्स वगैरह निकलते हैं, मतलब ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि ये नोड्स है। और हमेशा कभी भी जब साइड ब्रांचेस निकलती हैं तो नोड्स से ही निकलती हैं। ये हर प्लांट्स के लिए यूनिवर्सल है। जब भी आप किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करते हैं जहाँ पे नोड्स और इंटरनोड जैसी चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब क्या होता है कि जो इसकी टिप होती है, किसी भी प्लांट्स की जो टिप होती है, मान लीजिए इस तरीके से टिप ग्रो हो रही थी और नीचे से जो है कि यहाँ से नोड्स और इंटरनोड्स में डिफरेंशिएशन हो रहा था। तो जब फ्लावर का फॉर्मेशन होना रहता है तो क्या होता है, होता ये है कि जो हमारे ये नोड्स इंटरनोड्स का जो स्पेस था, मतलब नोड्स और नोड्स के बीच का जो स्पेस था, वो स्पेस बहुत कम हो जाता है। वो स्पेस क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। एक स्पेस यहाँ, मान लो कि एक लेयर यहाँ होगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, इस तरीके से लेयर्स हो गई। ठीक है, इतना बड़ा नहीं बनाते, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। यहाँ पे जो है इंटरनोड की जो लंबाई होती है, मतलब जो नोड्स और नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाती है। हमारी नोड्स जो है, इंटरनोड्स जो है वो कंप्रेस्ड हो जाती है। कंप्रेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो सबसे पहली वाली नोड्स होती है, जो सबसे पुरानी वाली नोड्स होती है इन चारों कंप्रेस्ड नोड्स में, यहाँ से आपके बन जाते हैं कैलिक्स। यहाँ से आपका क्या बन जाता है, कैलिक्स। और उसके बाद वाली जो लेयर होती है, जो सेकंड वाली लेयर होती है, यहाँ पे बन जाता है कोरोला, यहाँ पे बन जाता है कोरोला। उसके बाद जो थर्ड वाली लेयर होती है, वहां से बन जाता है एंड्रोसियम, और सबसे इनर मोस्ट वाली जो लेयर होती है, वहां से बन जाता है आपका क्या, गाइनोशियम। तो इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि फ्लावर इज द मॉडिफाइड स्टेम विच इज कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मॉडिफाइड स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। कुछ भी और नहीं होता। अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हैं तो आप कभी भी जाएंगे, किसी भी मान लीजिए फ्लावर को लेते हैं, तो उसके जब कैलिक्स को निकालेंगे तो देखेंगे कि सारे कैलिक्स एक ही चक्र पे जो है कि सिचुएटेड है, एक ही लाइन्स पे, एक ही नोड्स पे वो सिचुएटेड है। उसके बाद जब आपका उसको कोरोला वाला हिस्सा निकालेंगे ना, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि सब एक ही बेस पे, उसका उनका जो बेस है जहां पे वो अरेंज है वो बिल्कुल सेम है। उसके बाद आप एंड्रोशियम में इसी तरीके से देखेंगे, गाइनोशियम में भी इसी तरीके से होता है। मतलब कि ये कंप्रेस्ड स्टेम होती है, कंप्रेस्ड स्टेम होती है जिसमें इंटरनोड्स की थिकनेस बहुत कम आती है, जिसकी वजह से स्टेम की जो हाइट बहुत कम हो जाती है। और साइड से जो है कि जो भी स्टेम और जो भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो भी मॉडिफाइड होकर निकलता है, लीफ ही होता है वो एक तरीके का, जो कि लीफ हमेशा स्टेम से ओरिजिनेट होती है, नोड्स पे ओरिजिनेट होती है। तो उसी तरीके से ये भी ओरिजिनेट यहीं पे होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, फ्लावर का जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरीके से होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि फ्लावर क्या होता है। ये मॉडिफाइड स्टेम होता है जो कि कंप्रेस्ड जो है कि नोड्स और इंटरनोड्स के कंप्रेशन से हो जाता है, जैसे कि हमको वो बहुत पास जो उसके जो ब्रांचेस निकले होते हैं, जैसे हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम कहते हैं, वो बहुत पास होते हैं, जो कि फ्लावर लाइक अपीयरेंस आपको देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जहां पे हमको डिस्कस करना था क्या, एंड्रोशियम डिस्कस करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, मतलब स्टेमन बात करते हैं हम लोग स्टेमन के बारे में। स्टेमन के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, एंथर होता है, दूसरा क्या होता है, फिलामेंट्स होता है। एंथर और फिलामेंट जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दोनों को जोड़ती है। जो एंथर होता है इसे कहते हैं कि ये डिस्टल एंड पे प्रेजेंट है। ये कौन से एंड पे प्रेजेंट है, डिस्टल एंड पे प्रेजेंट है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कभी कभी आता है कि एंथर जो है वो डिस्टल रीजन पे प्रेजेंट है या फिर जो है प्रॉक्सिमल रीजन पे प्रेजेंट है। तो और जो आपका एंथर वाला रीजन, मतलब कि आपका जो फिलामेंट वाला रीजन होता है, इसे कहते हैं कि ये प्रॉक्सिमल रीजन में प्रेजेंट है। ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल रीजन में प्रेजेंट है। डिस्टल रीजन मतलब दूर वाला रीजन, प्रॉक्सिमल रीजन मतलब पास वाला रीजन। तो हमारा एंथर जो है वो डिस्टल रीजन में प्रेजेंट है और जो हमारा फिलामेंट्स है वो क्या है, प्रॉक्सिमल रीजन पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं बताई इसने। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और माइक्रोस्पोरोफिल्स ऑफ द फ्लावर्स। क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स भी इसको कहते हैं। देखो, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर्स, ये कुछ टर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट स्टेमन्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल।
ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब जहां पे माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा, जहां पे जिस स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे उसे हम लोग कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। उसके बाद क्या है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट्स और एंथर। इतनी बातें स्लाइड्स में लिखी गई है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या बताया कि एंड्रोशियम के जो है कि एंड्रोशियम जो है वो ग्रुप है, उसके एक सिंगल पार्ट्स को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। और दूसरी बात इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट्स। एंथर जो है वो डिस्टल एंड्स है, फिलामेंट जो है वो प्रॉक्सिमल एंड्स है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड सिलेंडर लाइक। जो फिलामेंट है वो लॉन्ग है, सिलेंडर लाइक है। ये हमने देख ही लिया कि ये क्या था, फिलामेंट्स हमारे पास लॉन्ग था। लॉन्ग मतलब कि जो हमारा आपने फिलामेंट देखा कि इस तरीके से हमारे पास फिलामेंट था, उसके ऊपर जो है कि यहाँ पे इस तरीके से एंथर लगे हुए थे। यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से एंथर लगे हुए थे, तो ये हमारा जो फिलामेंट था वो क्या था, लॉन्ग था। उसके बाद सिलेंडर लाइक था। इट इज अटैच्ड टू प्रॉक्सिमेट ऑफ द थैलस, पेटल और द टेपल्स। मतलब कि ये प्रॉक्सिमेटली अटैच होता है। मैंने आपको बताया ना कि इसका जो ये वाला रीजन है, ये जहां पे अटैच होता है, चाहे वो पेटल से अटैच हो, चाहे वो टेपल से अटैच हो, चाहे वो डायरेक्ट थैलेमस से अटैच हो, कहीं से भी अटैच हो, तो वो प्रॉक्सिमल रीजन से अटैच होता है। जो पास वाला रीजन होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल, जो दूर वाला रीजन होता है उसे कहते हैं डिस्टल। तो एंथर का जो फिलामेंट है वो प्रॉक्सिमल रीजन से अटैच होता है। और जो है कि इसके डिस्टल रीजन पे क्या होता है, डिस्टल रीजन बियर्स एंड एंथर। और इसके डिस्टल रीजन पे क्या प्रेजेंट होता है, एंथर प्रेजेंट होता है। एंथर इज द ब्रॉडर नोबल लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन, इज कंसिस्ट ऑफ द जनरली टू लोब्स। जो आपका एंथर है, जो आपके स्टेमन का एंथर है वो क्या है, नोबल लाइक बॉर्डर, ब्रॉडर मतलब कि थोड़ा ब्रॉड है, चौड़ाई उसकी ज्यादा है। नोबल लाइक फर्टाइल स्ट्रक्चर है। जो आप स्टेमन पढ़ रहे हैं, स्टेमन में जो फिलामेंट है या फिर जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों के दोनों स्टेराइल है। मतलब इनका रिप्रोडक्शन में एज इट इज कोई काम नहीं है, बस ये थोड़ी हाइट बढ़ाते ताकि अगर हवा चले तो इस तरीके से स्टेमन जो है कि मूव करे, जिसकी वजह से जो है कि स्पोर जो है कभी इधर चला कभी उधर चला वाला काम कर सके। मतलब जहीं पे उसका डिस्पर्सल आसानी से हो सके वो वाले काम के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट में क्या है कि आपको कहा गया है कि इसके मेनली दो लोब्स होते हैं। मेनली कुछ ग्रुप, जैसे कि होता है ना कि फैमिलीज होती हैं, फैमिली के हिसाब से कुछ ग्रुप में, कुछ फैमिलीज में इनके जो है दो लोब्स होते हैं, कुछ फैमिली और कुछ ग्रुप में इनके जो है कि सिंगल लोब होते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम पढ़ेंगे वो बाइलोब के स्ट्रक्चर पे ही पढ़ेंगे। आपके बुक्स में भी जो दिया रहता है वो स्ट्रक्चर बाइलोब्स के बारे में ही दिया रहता है। दिया है टू एंथर लोब्स बियर आर सेपरेटेड इन द एंटीरियर रीजन बाय अ डीप ग्रुप बट आर attached to either on the back side but a sterile parenchyma tissue or called connective tissue। इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो दो एंथर्स होते हैं, देखिए आप जब देखेंगे ना तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इस तरीके से एक लोब होगा और उसी के साथ अटैच जो है आपको दूसरा लोब देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो लोब होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन फिर भी एक ग्रुप द्वारा, जैसे आप जब टीएस काट के देखेंगे तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब आप टीएस काट के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये क्या होते हैं, ये जो ग्रुप है, ये जो गहराव है, ये जो गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं कि ये एक डीप ग्रुप द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर इस पे हम जैसे पार्शियली लाइन ड्रॉ कर दें तो ये आपका अपर वाला जो ग्रुप जो है कि लोब्स है और ये जो है आपका नीचे वाला लोब्स है। तो इसमें कहा गया ये है कि आपका जो लोब है दोनों वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय द डीप ग्रुप। डीप ग्रुप से वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और जो है कि इनके बीच में, इनके सेंटर में जो है कि अब देखो इनको भी बढ़ना है, स्पोर्स बनाने हैं, माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स बनाने हैं, तो इनको क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन, जाइलम और फ्लोएम की टिश्यू, जिसे हम लोग कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे भी कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे भी कुछ पैरेन्काइमेटस कंडक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई थी। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं और आपको एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में डिटेल में पढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज दिखाई गई है कि यहाँ पे हमारे पास एक एंथर है। यहाँ पे देखिए ये इसका जो है पहला लोब है, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका जो है पहला लोब है
और ये इसका क्या है, ये इसका सेकंड लोब है। इस तरीके से दो लोब यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और ये इसका क्या है, फिलामेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके सेंटर में ये जो रीजन दिखा रहा है ये कहा जा रहा है कि ये इसका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है और ये जो अपर ये जो रीजन आपको दिख रहा है पूरा कंप्लीट रीजन से हम लोग कहते हैं एंथर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग इसको टीएस काट देते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप था वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये जो ग्रुप था वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और इस हर ग्रुप के अंदर दो सैक होते हैं, हर ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, दो सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये पोलन सैक है। और इसी पोलन सैक के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं जो कि आगे चल के पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। मतलब अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास क्या था, एंडोशियम था। एंडोशियम की जो सिंगल यूनिट थी उसे हम लोग स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट्स होते हैं। एंथर मेनली क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। और ये बाइलोब जो एंथर होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो है कि एक दूसरे से जो है कि एक ग्रुप द्वारा, एक डीप ग्रुप द्वारा अटैच्ड होते हैं। इन हर ग्रुप में, हर लोब में, जैसे बाइलोब्ड है, हर लोब में क्या होते हैं, दो थीका प्रेजेंट होते हैं। दो थीका क्या होते हैं, वो ऐसे गोले गोले स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होने वाला है। तो हर जो है कि लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बाइलोब्ड जो हमारा एंथर है उसके अंदर क्या होंगे, चार थीका प्रेजेंट होंगे। एक बाइलोब्ड एंथर के अंदर चार थीका प्रेजेंट होंगे। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, हालांकि मुझे ड्रॉ करने आता नहीं है बट फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरीके से हमारा जो है लोब रहा होगा, इस तरीके से हमारे पास उसका जो है ग्रुप रहेगा और इस तरीके से इसका लोअर वाला हिस्सा रहेगा। यहाँ पे भी इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेंगे और यहाँ पे इसका जो है लोअर ग्रुप्स रहेंगे। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसे कह सकते हैं कि ये अपर लोब्स है और ये वाला हिस्सा कह सकते हैं कि ये लोअर लोब्स है। अब अपर लोब और लोअर लोब के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, दो थीका प्रेजेंट है। इसके अंदर भी एक थीका और दूसरा थीका और यहाँ पे भी आपको दो थीका देखने को मिलेंगे, एक थीका और दो थीका। और इनके सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके सेंटर में आपको देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यूज। इनके सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब जो है कि हमको डिस्कस क्या करना है कि पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये है हमारा थीका। थीका और एक बाइलोब्ड, अगर हम किसी बाइलोब्ड एंथर की बात करें, अगर हम लोग किसी बाइलोब्ड एंथर की बात करें तो यहाँ पे कितने थीका प्रेजेंट होंगे, चार थीका प्रेजेंट होंगे। क्योंकि एक जो है कि एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है, इसलिए एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है, इसलिए हमारे एक स्ट्रक्चर में क्या होंगे, हमको चार थीका प्रेजेंट दिखाई देंगे। एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में हमको चार थीका देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि क्या होता है थीका, क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। और ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका माइक्रोस्पोरोफिल्स का, जिसे हम लोग एंथर्स कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर है। अब आपको क्या पढ़ना, इतनी बात तो समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब आपको क्या पढ़ना है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है ना, अब इस स्ट्रक्चर की ये जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, वो सेल्स कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, और इसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट है, वो क्या काम करेंगी, उनमें कैसे आगे डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे और वहां पे फिगर्स की सहायता से हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका फिगर, जो मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया था उसी का शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो आपकी क्या है, पेन, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर देखिए ये क्या है, ये हमारी आउटर कवरिंग है। ये जो ग्रूव है, ग्रूव के अंदर देखिए एक थीका, दूसरी थीका, तीसरी थीका और जो है कि ये चौथी थीका प्रेजेंट है और बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये नॉर्मल सा फिगर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक थीका के एक हिस्से को, मतलब हमको क्या मेनली पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक थीका का कोई एक जो लेयर है उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इनलार्ज करके देख लेंगे। तो सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है, जो सबसे बाहर की लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग कहते हैं कि ये वाली जो लेयर है,
सबसे बाहर की ये वाली जो लेयर है इसे हम लोग कहते हैं कि ये लेयर जो है ये है हमारी एपिडर्मिस। सबसे बाहर कोई भी लेयर अगर कहीं पे भी प्रेजेंट होती है तो वो क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बहुत पास पास अरेंज सेल्स होती है और ये सेल्स क्या करती है, ये सेल्स हेल्प करती हैं किसी भी चीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, उनके अंदर से वाटर के इवेपोरेशन को कंट्रोल करने में। मेनली इनका काम प्रोटेक्शन का होता है। कहीं पे भी आप पढ़ लो, चाहे रूट का टीएस पढ़ लो, चाहे स्टेम का टीएस पढ़ लो, कहीं पे भी आप अगर एपिडर्मिस के बारे में पढ़ोगे तो वो यही होता है कि इनका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब एपिडर्मिस के नेक्स्ट में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस के नेक्स्ट में सेल्स प्रेजेंट होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम में क्या होता है कि ये भी सिंगल लेयर्ड सेल्स होती हैं और यहाँ पे देखिए ये भी जो सिंगल लेयर्ड सेल्स होती हैं ये भी क्या करती है, इसके नीचे पैरेलली अरेंज होती हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और कभी कभी क्या होता है कि ये डेसिकेशंस में भी हेल्प करती है। मतलब जब स्पोर डिस्पर्सल की समय आता है तो ये जो है कि फट जाती है, थोड़ी दूर दूर जाती है, इनका जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है जिसकी वजह से आसानी से स्पोर जो है वो डिस्पर्स हो सके। नेक्स्ट में आपको क्या देखना है कि नेक्स्ट में आपकी जो लेयर्स होती है उसे कहते हैं कि ये मिडल लेयर्स प्रेजेंट है। कौन सी लेयर प्रेजेंट है, ये मिडल लेयर प्रेजेंट है जो कि डबल लेयर्ड होती है, मतलब दो लेयर्स इसके प्रेजेंट होते हैं। मिडल लेयर्स है इसकी जो दो लेयर्स प्रेजेंट होती है और ये सारी जो सेल्स होती है ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। ये जो सारी सेल्स होती है ये क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ये पूरा क्या है आपका मिडल लेयर प्रेजेंट है। उसके बाद में लास्ट में जो सबसे अंदर वाली चौथी लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं कि ये टैपिटम है। टैपिटम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आप इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या होती है, ये डेवलपिंग जो हमारा पोलन है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब भाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, नई नई डिवीजन करेगा, बहुत सारी एनर्जी इसको चाहिए, तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कोई परमानेंटली होना चाहिए ना। और ये रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, तो रिप्रोडक्शन को हमारी बॉडी में हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो टैपिडम की जो सेल्स होती हैं ये मेनली क्या होती है, बाई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब दो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करती हैं, ये कुछ सिक्रीशंस भी करती हैं। आपने जब पोलन ग्रेन पढ़ा होगा तो पोलन ग्रेन में आपने पढ़ा होगा कि पोलन ग्रेन की जो है दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्साइन, दूसरी होती है एंटाइन। तो एक्साइन का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके टैपिटम से हुई सिक्रीशंस की वजह से होता है और ये सिक्रीशन जो होती है वो स्पोरोपोलिन की होती है। और स्पोरोपोलिन आपको पता होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा कि स्पोरोपोलिन वर्ल्ड का ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे किसी भी केमिकल द्वारा हम ब्रेक नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है उसको ब्रेक करना। इसीलिए आपको पोलन ग्रेन वो है मोस्टली फॉसिल्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ये जल्दी जो है कि डिकम्पोज नहीं होते और ये फॉसिल्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं स्पोरोपोलिन की वजह से, जिसका सिक्रीशन कहां से होता है, टैपिटम से होता है। टैपिटम और क्या काम करता है, टैपिटम में क्या होता है, कैलोज होते हैं। टैपिटम क्या सिक्रीट करता है, कैलोज। और ये कैलोज क्या करते हैं कि जब आपका स्पोर डिस्पर्स होता है ना तो वो चार चार की पेयर्स में जो है कि जब वो फॉर्म होता है मियोसिस के थ्रू, तो वो चार चार जो सेल्स बनती हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। तो टेट्राहेड्रल कंडीशन बनाने में आपके जो है टैपिटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करती है, टेट्राहेड्रल कंडीशन बनाती है और ये टेट्राहेड्रल कंडीशन बाद में जो है कि कैलोज की डाइजेशन के बाद सेपरेट होता है और सेपरेट होने के बाद जो है कि ये अलग अलग हो पाते हैं। एक बहुत और इंपॉर्टेंट फैक्टर है टैपिटम का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टैपिटम का कि ये क्या करती है कि पोलन और पेस्टिल जो इंटरेक्शन होता है, मतलब जब आपका पोलन पेस्टिल के स्टिग्मा पे पहुंचता है तो वहां पे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है कि क्या आप मेरे ही स्पीसीज के जो है कि पोलन हो कि उनका जर्मिनेशन पेस्टिल अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। तो उनमें जो कम्युनिकेशन होता है, उनका जो पोलन पेस्टिल कम्युनिकेशन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, वो भी होता है आपके जो है कि इसी टैपिटम से हुई सिक्रेशंस के हिसाब से, जो कि इनको कंपैटिबल बनाते हैं, ताकि पोलन जर्मिनेट करके जो है कि फीमेल एग को फ्यूज कर सके। तो इसका भी सिक्रेशन या फिर इसमें भी जो केमिकल्स चाहिए होते हैं उसका सिक्रेशन टैपिटम द्वारा ही होता है। तो टैपिटम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि इनर मोस्ट जो है लेयर्स है आपके किसका, माइक्रोस्पोरोफिल्स का। माइक्रोस्पोरोफिल्स मतलब कि आपको सबसे पहले कौन सी लेयर पढ़नी है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या है, एंडोडर्मिस, एंडोथीशियम सॉरी, एंडोथीशियम के बाद क्या है, मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद क्या है, टैपिटम। और टैपिटम के इनर साइड में, टैपिटम के इनर साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यूज। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पे प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू,
स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये टिश्यू क्या करते हैं, ये टिश्यू जाते हैं मियोसिस डिवीजन में। मियोसिस डिवीजन करके ये हैप्लॉइड जो है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कंप्लीट जर्नी रही है हमारे माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन की। तो चलिए ये बातें तो हमने देख ली। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं कि एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, या जैसे हम लोग कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, एक पर्टिकुलर जो थीका होती है उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और कंप्लीट एंथर को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो हमारा कंप्लीट एंथर है जिसमें दोनों लोब प्रेजेंट है, चारों थीका प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहेंगे कि ये माइक्रोस्पोरोफिल है। और हमारा एक पर्टिकुलर जो थीका है, एक पर्टिकुलर जो स्पोरोजिनस टिश्यू का जो कलेक्शन है, जो 4 थीका प्रेजेंट है, उनको हम लोग कहेंगे कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। और माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन या जनरेशन की जो जेनेसिस होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब किस तरीके से हमारा माइक्रोस्पोर बनेगा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब फिल लगाना है, कब माइक्रोस्पोरेंजिया लगाना है, कब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लगाना है, ये सारी बातों को याद रखेंगे। हमारे यहाँ पे क्या चीज दिया है कि हमें यहाँ पे दिया है जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है वो जनरली 4 वॉल से सराउंडेड होता है, 4 वॉल से सराउंडेड होता है। पहला वॉल्स क्या है? एपिडर्मिस। ये कॉमन एंथर कवरिंग है जो कि कंप्लीट एंथर को कवर करता है। नेक्स्ट में क्या है? एंडोथीशियम, जो कि सेकेंड कवरिंग है। थर्ड में क्या है कि मिडल लेयर, ये 1 से 3 लेयर, मोस्टली 2 लेयर्स होते हैं, 1 से 3 लेयर्स के होते हैं। ये टैपिटम सबसे इनर मोस्ट होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सेल पोलन कंपैटिबिलिटी में हेल्प करता है, कैलोस सिक्रीशन में हेल्प करता है, स्पोरोपोलिन का सिक्रीशन करता है। तो ये कुछ जो है टैपिटम के पार्ट है। द आउटर 3 परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। जो आउटर 3 आपके पार्ट्स हैं, चाहे वो एपिडर्मिस हो, एंडोथीशियम हो या फिर मिडल लेयर हो, ये तीनों के तीनों फंक्शन कहाँ के लिए परफॉर्म करते हैं? ये तीनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इन यंग एंथर एंड मैकेनिज्म ऑफ डेहिशंस इन द राइफ एंथर, ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जब आपका एंथर डेवलप हो जाता है, या फिर जब आपका क्या कह सकते हैं कि जब आपके माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं, तो उसके डेसिकेशन के लिए, उसके डिस्पर्सल में ये हेल्प करते हैं। होता क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो वाटर होता है वो क्या करता है? वो सूख जाता है। तो वाटर, जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई सेल जो है टर्जिट है, तो वो इस तरीके से अटैच्ड है, लेकिन जब उसमें क्या होगा कि वाटर की कमी हो जाएगी तो वो जो है सिकुड़ जाएंगी। आपको पता है कि जब किसी सेल से वाटर बाहर निकल जाता है, जब उसमें जो है कि जब उसमें से वाटर बाहर निकल जाता है, जब उसमें एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, तो वो क्या होती है? वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने का मतलब क्या कि उनकी साइज छोटी हो जाएगी, तो बीच में क्या हो जाएगा? स्पेस बन जाएगा, और इस स्पेस के थ्रू ही क्या होगा? स्पोर्स का डिस्पर्सल हो पाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो एपिडर्मिस हो, एंडोडर्मिस हो या फिर मिडल लेयर हो, ये क्या करती है? स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं। जब आपके स्पोर्स क्या होते हैं? राइप हो चुके होते हैं, पक चुके होते हैं, तैयार हो चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें लिखी गई है टैपिटम के बारे में। अभी तक तो हमने बाहर के 3 स्ट्रक्चर की बड़ाई की, अब टैपिटम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इसका क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले क्या है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो कि सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि काम है इनका कि ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बिना न्यूट्रिशन के बेचारा कैसे सर्वाइव करेगा? नेक्स्ट में क्या है? प्रोड्यूसेस लिपिड रिच यूबिट्स ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग स्पोरोपोलिन और फॉर एक्साइन फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? एक्साइन फॉर्मेशन के लिए यूबिस जो है कि ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पोरोपोलिन की ये है कि ये किसी भी केमिकल द्वारा डिग्रेड नहीं होता। ये जो है कि मोस्टली जो है फॉसिलाइज फॉर्म में हमको स्पोर्स इसीलिए हमें पोलन्स इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। नेक्स्ट में क्या है? प्रोड्यूस स्टिकी पोलन्स। इसकी वजह से क्या होता है कि पोलन्स के चारों तरफ एक पोलन किट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि इसके स्टिकनेस के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर पोलन थोड़ा बहुत स्टिकी रहेगा तो वो स्टिग्मा पे आसानी से चिपक पाएगा। उसके बाद क्या है? सिक्रेट एंडोल एसिटिक एसिड। ये क्या करता है? एंडोल एसिटिक एसिड, जैसे कि हम लोग IAA कहते हैं, जो कि ऑक्सिन का ही एक फॉर्म है, तो एंडोल एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट में क्या है? कंपैटिबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन, जो कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। मतलब कि आपका पोलन जो है वो जर्मिनेट होगा पिस्टल के ऊपर जाके कि नहीं जर्मिनेट होगा, इस बात के लिए भी टैपिटम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट में क्या है? कैलोस एंजाइम हेल्प टू ज्वाइन टेट्राहाइड्रल एंजाइम, टेट्राहाइड्रल जो है कि माइक्रोस्पोर्स। यहाँ पे टेट्राहाइड्रल जो कंडीशन होती है, मतलब कि जब आपका स्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड करके मियोसिस करती हैं, तो
तो पहले एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, फिर 2 सेल से क्या होता है कि 2 सेल्स से जो है कि आपकी 4 सेल्स बन जाती है। मान लो 2 सेल से क्या हो गई, 4 सेल्स बन गई। तो ये चारों सेल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं किसके थ्रू, किसके द्वारा, कैलोज एंजाइम के द्वारा एक दूसरे से अटैच होती हैं। ठीक है, ये बात देख ली आपने। फिर उसके बाद ये तो हो गया फंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, इसके बारे में हम लोग वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या मतलब होता है किसके बारे में, माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इन सब वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा कि एंडोशियम होता है, एंडोशियम की जो यूनिट होती है उसे हम लोग स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और जो है कि स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एंथर होता है और क्या होता है आपका फिलामेंट्स होता है। एंथर को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। और एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर हर एंथर, मोस्टली जो एंथर होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, उनके एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब कि कंप्लीट जो बाइलोब्ड हमारा एंथर है उसके अंदर 4 थीका प्रेजेंट होंगे। ये 4 थीका जो होते हैं इनके अंदर इनकी क्या क्या अरेंजमेंट होती है, कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, फिर उसके बाद एंडोथीशियम होगी, फिर उसके बाद मिडल लेयर होगी, मिडल लेयर के बाद टैपिटम होगी, टैपिटम के अंदर जो है स्पोरोजिनस टिश्यू होंगी। बाहर की जो तीनों लेयर है, चाहे वो एपिडर्मिस हो, चाहे एंडोथीशियम हो, चाहे मिडल लेयर हो, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और जब हमारे स्पोर जर्मिनेट हो जाता, मतलब कि डेवलप हो जाता है, तो उसके डिस्पर्सल में हेल्प करती है। और दूसरी बात क्या है कि जो आपका टैपिटम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कैलोज सिक्रेशन करता है, इंडोल एसिटिक एसिड सिक्रेशन करता है, स्पोरोपोलिन का सिक्रेशन करता है, न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता ही है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि जो इनर मोस्ट लेयर बच गया, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू जिसमें भरे हुए थे, उसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा, कि आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज द बी हैप्पी।